दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, अल्कोहलिक मॉनिटर के चौथे भाग में हम जहाँ से हमने ये घटनाक्रम छोड़ा था वो था सांता। सांता घटनाक्रम के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और शायद इसको मारने के आदेश भी जारी हो गए थे, परंतु इस बीच इसने एक दो घटनाएं की और उसके बाद लगभग ये अगस्त तक फिर चुप हो गया और उससे आगे का घटनाक्रम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जनपद बागेश्वर के कांडा वाले क्षेत्र में एक लेपर्ड जुलाई 2014 में सक्रिय हुआ था। दोस्तों, उत्तर के कांडा के बाद कामेरी देवी और उसके बाद कोटमान्य। एक रोड कामेरी देवी से धर्मधर और कोटमान्य से भी धर्मधर जाती है। धर्मधर एक छोटा सा मार्केट है, मार्केट तो क्या कहें, एक छोटा सा बाजार है जहाँ पर अनेक जगह के लिए सड़कें गई हैं गांवों के लिए, और यहाँ पे वन क्षेत्राधिकारी धर्मधर का कार्यालय है। जो ये घटनाक्रम था वो इसी रेंज कार्यालय का था। धर्मधर चारों ओर से पूरे जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा मार्केट है। इसके बगल पर कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र या कस्तूरी मृग का एक फॉर्म है जहां 16 या 17 कस्तूरी अभी भी हैं। आप लगा लो, जहां कस्तूरी मृग का जो सेंटर है वो कितने हाइट पे होगा, यानी ये जो जगह थी वो बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ बर्फ भी गिरती है। कामेरी देवी से उस समय, जिस समय की घटनाक्रम मैं आपको कह रहा हूँ, जो रोड धर्मधर के लिए जा रही है वो उस समय बन रही थी। इसलिए इस गांव को पहुंचने का एक ही मार्ग था, कामेरी से, कामेरी देवी जो मार्केट है वहां से इस गांव तक पहुंचा जाए। ये गांव केवल 2.5 किलोमीटर दूर था कामेरी देवी मुख्य सड़क से, और गांव भी बिल्कुल मुख्य जो कामेरी देवी से जो रोड जाती है उसी पे बसा हुआ था। रोड से 20 मीटर ऊपर एक मकान था, जिस मकान पे एक 10 साल का सौरभ अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, उस जमाने में बड़े जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है इसका ज़माना नहीं था प्रचलन में, क्योंकि बहुत महंगे फ़ोन थे। इसलिए गाँवों में उस समय नए नए टावर खुले हुए थे और लोग छोटे नोकिया के या सैमसंग के छोटे मोबाइल ही यूज़ करते थे। सौरभ के दादा उस दिन बाजार गए थे और वहाँ से वो एक फ़ोन खरीद के लाए छोटा, परंतु उस फ़ोन पे जो थी वो टॉर्च थी, यानी अंधेरे में टॉर्च का काम भी वो फ़ोन करता था। बाकी और सेटों पे बहुत कम उस समय टॉर्च का यूज़ नहीं होता था, क्योंकि केवल कुछ ही सेटों में जो बाद के जो सेट आए थे उन पे टॉर्च था। शाम को दादा जब घर पहुँचे तो जब सौरभ और जो उसके भाई बहन थे उन्होंने दादा का मोबाइल देखा तो बहुत खुश हो गए, और फिर उन्होंने उसके फंक्शन के हिसाब पे उसको जब शुरू किया तो उससे टॉर्च जली। बच्चे लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो अंधेरे में भी उस टॉर्च को यूज़ कर रहे थे तो उन्हें दिख रहा था। दोस्तों, शाम के लगभग 7 बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था, और जो उनकी जो गौशाला थी वो उन्हीं के घर के बगल पे लगी हुई थी। वहाँ पे उनकी 2 बकरियां बाहर में बंधी हुई थी और एक गाय। दोस्तों, सौरभ ने उस टॉर्च की लाइट वाली और वो जहाँ बकरियां थी उस ओर चले गया। उस घर के दोनों तरफ उस समय
धान के खेत थे और फसल खूब बड़ी हो चुकी थी। मतलब एक प्रकार से पूरा छुपाव था। घर के बगल पे ककड़ी की बेलें, लौकी की बेलें, मक्का, पूरा चारों ओर से जो था वो बंद एरिया था। केवल जो खुली दिख रही थी वो केवल सड़क ही थी, और घर के बगल पे ही उनके पास एक हल्का सा नाला था। जो नाला इतना बड़ा नहीं था कि उसमें पूरी झाड़ी झंकार हो, परंतु हल्का सा नाला था जो शायद गांव के ऊपर वाले पानी को रोड के इस कवर में डाल के वो नीचे जा रहा था। बाकी जो गांव था वो रोड के नीचे बसा हुआ था। शाम के समय जब सौरभ उस मोबाइल को लेके उस बकरियों की ओर गया तो उसने उसकी लाइट बाली, तो वो जोर से चिल्लाया। अरे सौरभ चिल्लाया, दादा दादा इधर आओ, यहाँ एक बड़ी बिल्ली जो है हमारे बकरियों को देख रही है और उसकी आंखें चमक रही हैं। तो दादा ने सोचा शायद बन बिल्ली होगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और लगभग थोड़ी देर बाद उन्हें सौरभ की चीख सुनाई दी। वो लोग भागे उस ओर, तो उन्होंने देखा कि एक गुलदार सौरभ को गले से खींचता हुआ नीचे की ओर ले जा रहा है, और लोग एकदम हल्ला हुआ और वो लोग वहां पे भागे, और गुलदार उसको सड़क से ऊपर ही छोड़कर भाग गया। दोस्तों, वो बिल्ली नहीं थी, कोई गुलदार उन बकरियों के पे घात लगाए हुए उन पे हमला करने वाला था, परंतु बीच में सौरभ के आने के कारण उसने सौरभ पे ही हमला कर दिया। और उसके कैनाइल इतने तेज थे कि एक ही झटके में उसके जो कैनाइल थे उसने सौरभ की श्वास नली को ब्रेक कर दिया। तुरंत सौरभ को वहां से उठा के लाया गया तो देखा इसके दोनों तरफ से ब्लड निकल रहा है, और दादा की गोद में आते ही सौरभ ने दम तोड़ दिया। अब लगाओ दोस्तों, उसी समय हंसी खुशी में अपने दादा के उस मोबाइल को लेके वो बहुत खुश था, भाई बहन सारे खुश थे। और अभी ये सौरभ अब इस दुनिया में नहीं था। घर वाले उसी समय, उसकी माँ बेहोश हो गई, सारे गांव में एकदम मातम छा गया। वास्तव में घटना ही ऐसी हुई कि 5 मिनट में गुलदार ने जो सारी खुशियां थी उस खुशी को गम में बदल दिया था। डिवीजन कार्यालय बागेश्वर ने इसके लिए वाइल्ड लाइफ चीफ को लिखा, और वाइल्ड लाइफ चीफ ने इस पे परमिट जारी कर दिया। दोस्तों, मैं 27 तारीख को इस क्षेत्र में पहुंचा। जब मैंने इनके घर को देखा, रोड को देखा, तो ऐसा लग रहा था कि यार गुलदार यहाँ कैसे बैठा होगा, क्योंकि ये तो सड़क थी, सड़क खुली हुई थी। परंतु बरसात के मौसम का जो झाड़ी और जो छुपाव गुलदार ने बकरियों के वजह से लिया, शायद इसी वजह से सौरभ की मौत हुई। दूसरे दिन मैं इस क्षेत्र के जो रोड कट रही थी, उस समय ये रोड कच्ची थी, इस पे उस एरिया को सर्च करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक गुलदार और 2 बच्चों के पग चिन्ह हैं। अतः यह गुलदार मादा थी और इसके साथ 2 बच्चे थे। मादा बच्चे होने के कारण, क्योंकि शिकार की पूर्ति इसको बच्चों के लिए दूध के लिए करनी पड़ती है, इसलिए ये शायद बहुत जल्दी उस सौरभ को देख के गुस्से में आ गई, और उसने ये किल शिकार के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार में एक जो दखल अंदाजी सौरभ के द्वारा की जा रही थी, उसी गुस्से में सौरभ की मौत हो गई। गुलदार ने केवल किल किया था, खाया नहीं था, इसलिए गुलदार के आदमखोर होने की संभावनाएं कम थी। तीसरे दिन ये लेपर्ड उस जहाँ पे सौरभ को इसने उठाया था उसके नीचे के जो रोड के नीचे वाली मकानें थी, उसके नीचे एक मकान में जहाँ इन्होंने अपने कुत्ते को अंदर बंद किया था, वहाँ से इसने दरवाजे को काटा और उसके बाद इस कुत्ते को उठा के ले गया। जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ गया, और उसके बाद जहाँ वो कुत्ता ले गया था
उस नीचे झाड़ियों तक मैं पहुंचा। जब मैं उसके वहाँ ट्रेस देख रहा था तो मुझे पता चला कि ये बहुत छोटा लेपर्ड है, यानी जो फीमेल है ये अभी शायद नए नए बच्चे इसने दिए हैं। परंतु मैं इस पे मैंने मचान नहीं बनाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इसका नेचुरल भोजन है, इसलिए इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। दोस्तों, लगभग 30 तारीख को धर्मधर से नीचे जो रोड कामेरी देवी के ले जाती है, उस पर एक बहुत बड़ा सांड था जो वहां घूमता था। एक लेपर्ड ने इस सांड को मार दिया। हम मुझे पता था कि ये सांड कोई नर गुलदार ही मार सकता है, मादा गुलदार इसे नहीं मार पाएगी। फिर भी लोगों के कहने पे हम लोग इस पे एक जमीनी छुपाव बना के हम लोग इस पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और हम बारिश में भीगते हुए वहाँ बैठे रहे। मैंने पहली बार उस समय देखा था कि जब हम कहते हैं कि बरसात में लेपर्ड बाहर नहीं निकलता है, परंतु मैंने देखा कि एक लेपर्ड जिसने उस सांड को मारा होगा, आधा वो खा चुका था और उस बारिश में भी वो उस किल बॉडी पे लौट गया था। थोड़ा देर बाद उसे देखने के बाद, क्योंकि हम कैमरे तो ले गए थे, परंतु कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग करना बहुत टफ हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत मोटी और कंटिन्यू चल रही थी। लगभग 10-15 मिनट उसको सर्च लाइट पे देखकर भी वो भाग नहीं रहा था। उसको खाने दिया और उसके बाद हम लोग वापस लौट आए। अब मैंने देखा कि इस गुलदार द्वारा इस प्रकार की कोई भी आदतों में परिवर्तन लगाए या इसके बाद किलिंग का हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि इस गुलदार द्वारा नहीं की जा रही थी। गुलदार रात को हमको दिखा, परंतु वो अपने जो रोटेशन डेली का रोटेशन था, रात को रात के समय वो गांवों पे चल रहा था, परंतु इस प्रकार की कोई घटना करने की संभावना इससे नहीं लग रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे अगस्त आ गया और हम लोग धर्मधर पे ही थे। सुबह हमें फोन द्वारा बताया जाता है कि डीडी हार्ट वाले आदमखोर ने एक घटना और कर दी है और आप तुरंत यहाँ पहुँचे। तो मैंने उनसे कहा कि ये घटना कहाँ है। तो वो मुझे बता रहे थे कि सर, आप लोग जहाँ पे हैं उससे केवल ये 20 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, मैंने बागेश्वर डीएफओ और गांव वालों से बात की कि यहाँ ये लेपर्ड जो है वो इतना सक्रिय नहीं है और ये लेपर्ड घटना नहीं करेगा, परंतु कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अतः मेरे को इन्हें रिटर्न में ये देना पड़ा कि ये गुलदार आदमखोर जैसा इसका कोई व्यवहार नहीं है, इसको मारना उचित नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा जो किल किया गया है वो केवल अपने शिकार जो वो कर रहा था उसमें दखल अंदाजी के कारण इसने उस बच्चे पे हमला किया। अतः ये गुलदार आदमखोर नहीं है और इसको मारना उचित नहीं है। अतः जो ये परमिट जारी किया गया है इसे निरस्त किया जाए और मेरे द्वारा बागेश्वर डीएफओ को ये लेटर दे दिया गया। तो दोस्तों, अब हम फिर उस घटनाक्रम पे चलते हैं। दोस्तों, उस दिन 1 तारीख की घटना जो मुझे फ़ोन द्वारा बताई गई थी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चौपाटी जो छोटा सा मार्केट है उस एरिया का, ये चौपाटी श्यालबे के ऊपर, यानी जो हम थल से यदि चलें तो थल से जो मुआनी है, मुआनी 10 किलोमीटर हुआ
और 10 किलोमीटर के बाद लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर स्यालवे है। और उसके बाद 10 किलोमीटर पे जो एक जंगलों से घिरा हुआ बीच में एक छोटा सा बाजार है जो चौबाटी के नाम से जाना जाता है। चौबाटी शब्द से ही पता चलता है कि यहाँ पे चारों ओर के लिए रास्ते जाते हैं। यानी यहाँ से एक रोड जो गई वो मुआनी के लिए गई, और ऊपर यदि हम उससे निकलें तो हम घोरपाटा, भौड़गांव होते हुए डीडीहाट, घोरपाटा पहुँच सकते हैं। दूसरी रोड पूरब की ओर और अन्य गांवों को दूर तक जोड़ती है, और एक रोड वहाँ से बीचों बीच जो बीच के गांवों को जोड़ती हुई निकल रही है, वो आप लगा लो कि जो उधर वाले गांव हैं उन गांवों को जोड़ती हुई, यानी चारों ओर यहाँ से अलग अलग रास्ते हैं। वन विभाग की चौकी भी एक चौबाटी में है। 1 तारीख अगस्त, मैं इस स्टोरी में शायद जो नाम मैं ले रहा हूँ वो शायद असली नाम है। उमेद सिंह जी शाम के समय चौबाटी में काम करते थे, और उनका घर चौबाटी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। उस समय, अब इस समय वर्तमान में इनके गांव से तक रोड है, परंतु उस समय ये रोड नहीं थी, और रोज की तरह कोई काम करने के बाद शाम को अपने घर जा रहे थे। दोस्तों, ये लेपर्ड 1-2 घटना करने के बाद अगस्त में इस एरिया पे पहुंच गया, और उसके बाद हमने जो पहले भी बताया था कि जाड़ों में ये तुरगोली वाले पोर्शन पे चले जाता था, परंतु जो ये जिस पोर्शन पे इस समय ये था, उस समय ये बांज का जंगल था, और नीचे को चीड़ का है और ऊपर को बांज का, यानी ठंडक यहाँ ठीक थी। और बाद में मैं आपको बताता हूँ, और शायद ये गुलदार इसी एरिया में लगातार रह भी रहा था, क्योंकि जब वो इस एरिया पे कभी आता, इस स्यालवे के ऊपर वाला, तो ये स्यालवे के पीछे जो चट्टान है, इस चट्टान पे शायद इसका अपने रहने का पहले से बहुत पुराना कोई ठिकाना था। ये अपनी आदत के मुताबिक लगभग अपने रहने वाले आवास से 5 बजे ही निकल जाता था, और उसके बाद ये सारे एरियाओं को कवर करते हुए उन रास्तों की टोह लेता था जहां से लोग अक्सर निकलते हैं। इसमें इनके बेटे ने भी हमें बताया, क्योंकि वो उस समय घर पे नहीं था, कि शाम 6 बजे के लगभग उनके पिताजी इस चौबाटी से अपने घर के ले गए। हो सकता है शायद चौबाटी बाजार में काम करने के बाद थोड़ा बहुत पिया भी होगा, परंतु भय के कारण थोड़ा वो जल्दी घर निकलना चाहते थे, और गुलदार ने घर पहुंचने से पहले ही उन पे बीच में हमला कर दिया और उनको घसीटते हुए एक नाले में ले गया। जब लेट तक वे घर नहीं पहुंचे, तो घर वालों ने उसी समय चौबाटी से फोन से बात की, तो पता चला कि उमेद सिंह तो घर के लिए निकल चुके हैं, और वे घर नहीं पहुंचे। तो लोगों को शक तो था एकदम। उमेद सिंह को ढूंढने के लिए सारे गांव वाले उसी समय हाथ में लाइटें लिए हुए चौबाटी तक पहुंचे, परंतु उन्हें उमेद सिंह का कहीं पता नहीं चला। उसके बेटे को भी फोन कर दिया गया कि वो उस समय बाहर काम करते थे, कि आपके पापा जो थे वो वहाँ से चले थे, परंतु यहाँ गुलदार का भय है और शायद उन्हें गुलदार ने मार दिया है। दोस्तों, आज मैं जो अल्कोहली मॉनिटर था उसके क्षेत्र में हूँ, और मेरे साथ इस समय रवि हैं। इनके पिताजी को इस गुलदार द्वारा मारा गया था, और अब मैं रवि से ये पता करता हूँ कि आज इसको लगभग 10 साल हो चुके हैं। हाँ, 10 साल। और आपके परिवार की स्थिति कैसी है? स्थिति सर अभी तो ठीक ही है। मतलब अभी तो हम कर ही रहे हैं।
क्योंकि उस समय कमाने वाले वही थे, वही थे। और उस समय उनको गुलदार द्वारा मारा गया था। तो एक परिवार की स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है, परंतु ठीक है। आपको पता है उस दिन क्या क्या हुआ होगा? आप तो थे नहीं उस समय। उस दिन क्या था सर, शाम को 5 बजे 6:30 बजे करीब घर को जा रहे थे, तो रास्ते में बारिश आई थी, तो उसी दौरान वो हादसा हुआ था। अच्छा। उसके बाद जाके मुझे कॉल आया था, क्योंकि रात में मिले नहीं हो, तो फिर गांव वाले ढूंढने के लिए गए, तो उसके बाद जाके मैं आया घर, फिर दूसरे दिन मिली बॉडी। हाँ, उस समय मेरे को ऐसा ध्यान है, उस समय मैं बागेश्वर वाले आदमखोर पे था, मुझे भी कॉल आया था उस दिन कि आप मतलब यहाँ पे एक घटना और हो गई है, आप यहाँ आए। तो उस समय तो हम नहीं आ पाए थे, परंतु हम लोग बाद में आए थे। और भी जो घटनाएं हैं उनके द्वारा, उनके और लोगों से, और उसको मिलकर मैं आप लोगों को उन लोगों से भी मिलाऊंगा, उनके परिवारों की स्थिति क्या उस समय थी और क्या अब है, उससे भी बताने की कोशिश करूंगा। और जो किशन सिंह जो इस आदमखोर के हमले में जिंदा बच गए थे, उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा। और रवि, कोई विशेष चीज उसके बाद कभी गुलदार लगा इस साइट पे? ना उसके बाद तो नहीं हुआ सर। हाँ, उसी समय था। अभी तो ठीक है। और लेकिन बढ़िया है, बहुत घनघोर जंगल, और वो बहुत बढ़िया आप लोगों ने पाल रखे हैं। उस टाइम पे बहुत था। हाँ, उस टाइम पे बहुत था। अभी एक आया है जो नीचे तपोवन में मारा था, उसका रिश्तेदार भी यहीं काम करता है। अच्छा अच्छा। वो भी यहीं है। अच्छा, वो भी यही है। उसको तो घर से ही उठाया था। हाँ हाँ। घर के बाहर से ही मारा था उसको। वो कहाँ रहते हैं? उनके वो यहाँ काम काम कर रहे हैं? हाँ, यहीं काम करते हैं। अच्छा, चलो मैं उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। नहीं तो वो घर तो पहुंच ही जाते। दोस्तों, पूरी रात लोग उन्हें ढूंढते रहे, परंतु वे किसी को नहीं मिले। सुबह रात खुलने के बाद वन विभाग वाले सारे लोगों को रात ही को सूचना मिल गई थी, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव हो चुका था, इसलिए सारे लोग सतर्क थे। और फिर सुबह जब इनको ढूंढा गया, तो एक जो नाला था, उस नाले में खेत के किनारे से इस इनको घसीटते हुए उस नाले में गुलदार ले गया था, और वहाँ पे इनकी अधखाई लाश मिली। ये चीज़ हमने वहाँ, जब मैं धर्मधर में था तो पेपर में पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो 20 किलोमीटर दूर है, तो शायद इसी एरिया पे होगा। उससे आगे, धर्मधर से आगे मैं उससे पहले कभी गया नहीं था। दोस्तों, पहली तारीख के बाद वन विभाग ने इसको मारने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, और वाइल्ड लाइफ चीफ को इसको आदमखोर घोषित करने के लिए लिखा गया। ठीक 2 तारीख सुबह किशन सिंह, जो शालवे के रहने वाले थे, वो एक रिटायर्ड फौजी थे और कैंटीन जाना था। तो वो बता रहे थे कि मैं सुबह उठा और गाड़ी में मैं सीधे डीडी हाट के लिए चले गया। जब मैं गाड़ी में पहुंचा तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि यार कल रात तो उमेद सिंह को भी गुलदार ने मार दिया है। तो किशन सिंह को बहुत झटका लगा, बोला है उसको मार दिया अब्बाग ने। तो खुद किशन सिंह बता रहे थे कि जब हमें कैंटीन जाता था, कैंटीन से शराब लेने के बाद वहीं डीडी हाट में खा पी के और लगभग 1 बजे रात तक हम लोग घर पहुंचते थे। परंतु उस दिन हमने फटाफट अपना सामान हमान कैंटीन से लिया, और उसके बाद हम लोग गाड़ी से समय से शालवे पहुंच गए। शालवे पहुंचने के बाद मैं नीचे घर गया। उस दिन मैंने कम पी थी, और घर में सब लोग खाना आना खाया, तो मैं सबसे देर में खाने वाला था, इसलिए मैंने लेट में खाना खाया। और उसके बाद जब मैं सोने के लिए जा रहा था, तो उसके बाद की कहानी आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हाँ दोस्तों, आज मैं शालवे गांव पे हूँ, जिसके ठीक ऊपर ये धार यहाँ पे दिख रही होगी। इस धार पे हमने इस गुलदार का शिकार किया था उस समय। ये 16 आदमियों को इसने मारा था, और उसमें एक जो इसका जिंदा जागता विटनेस है, यानी एक आदमी जो इस गुलदार के अटैक से बचा था, आज मैं उनके साथ हूँ। और किशन भाई नमस्ते। नमस्ते। और
सबसे बड़ी शुक्र की बात है कि उस गुलदार के द्वारा ये अकेले एक व्यक्ति है जो उसकी पकड़ में आने के बाद भगवान ने इनको आगे जिंदगी देनी होगी और उस दिन ये बच गए थे। तो इन्हीं की जुबानी आज सुनते हैं उस दिन क्या क्या हुआ था। किशन भाई थोड़ा हमें डिटेल के बताएं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं कि मतलब उस दिन क्या हुआ था। ठीक, वो शर्मा से बात करो शुरू में लेना। हाँ सीधे पूरे उसी से। सुबह मतलब 4 बजे चले गया था शर्मा कैंटीन। अच्छा, अरे हाँ आप रिटायर फौजी, आप कैंटीन गए थे उस दिन। तो उसके बाद वहाँ डीडीआर आया तो उमेश सिंह को ले गया था ऊपर पैरा वाले। हाँ, वो ड्राइवर को पूछा मैंने, इसके टॉप में थोड़ा उसने बोला यार जा रहे हैं अभी, नहीं तो रात आने वाला ड्रामा है। जो ये टॉप दिख रहा है इस टॉप पे पली तरफ को उमेश सिंह को अगली रात गुलदार ने शिकार बनाया था। मेरे को सुबह पता नहीं चला, मैं वहां से आया डीडीआर पूछा तो बछला ड्राइवर था। अरे बोला अब उसको बाघ ने खा रखा कल रात। अरे मैं बोला चलो यार फिर रात हो जाएगी। मैं सीधे चौबाटी से घर आया। उसके बाद किचन इस साइड को था, बहू और फैमिली खाना खा के सो गए, मैं पीछे खाने वाला रहा। बोला 100-150 ml रम लेके आया होगा मैं किचन में। वो पी के फिर बाहर पेशाब करके जब जा रहा था, ठीक इसमें एक पाँव ऊपर था एक पाँव नीचे, ये वाली जो खोली है। हाँ खोली दे। फिर पीछे से उसने इधर मार दिया, अभी घाव पूरे हैं। हाँ वो घाव तो पूरे। वो मेरा हाथ पता नहीं कैसे थोड़ा उसका सहारा मिल गया इनका, वो पल्ली तरफ चले गए। फिर जहाँ गाय बांधे उस साइड को छटक गया वो। और लाइट भी गई थी, बारिश लगी थी थोड़ी, 2 अगस्त की बात है। बाद फिर मैं तो उस दिन बाघ तो हुई रही थी, जोर से चिल्लाया, मतलब आवाज बेरिना कहाँ पहुंच गई, उतनी जोर से चिल्लाया। वो पता नहीं कैसे उस तरफ चले गया। वहां से वो भतीजा रहता था अगले मोहनी है, उसने अंदर से टॉर्च लगाया, जब दूसरा जंप किया उसने इधर को। फिर आप पे दोबारा अटैक किया यहाँ से, मतलब आँख बच गई, मतलब 4 नाके लगे इधर घाव होगा। उसकी टॉर्च भी गिर गई, वो अंदर ही बेहोश हो गया। अरे तो उसके बाद फिर दूसरा जंप किया, तीसरा किया यहाँ से पूरा भी घाव। वो उस दिन तो मैंने देखे थे, वो हॉस्पिटल हुए थे, वो अंदर ज्यादा पूरा आँख निकाल देता है। उसके बाद तीसरा जंप जब किया उसने, चौथा मैं इस साइड लौटा, पता नहीं क्या ऐसे पीछे से मारा इधर, वो चले गया नीचे। तब तक फैमिली निकल गई अंदर से। वो एक लट्ठी ले गया, वो फिर ऊपर को आ रहा था, थोड़ा वो हो गया तो फिर वो पता नहीं नीचे को चले गया। उन्होंने उस पे मैं तो फिर इधर वार किया, उसके बाद खून हो गया पूरा, बेहोश हो गया था मैं, पागल जैसा हो गया। उसके बाद उन्होंने फोन किया, पता नहीं 108 भी खराब थी, डीआर किया थी, पता नहीं वो नीचे गाड़ी थी देवा की, वहां से उन्होंने रोड भी नहीं थी, वो उधर से घूम के आना पड़ता था। फिर ये शेर सिंह बोलते हैं, इसकी फैमिली लेके रोड में ले गई। अच्छा, डीडार गए, डीडार थोड़ा 2-3 चिलम खून साफ किया उन्होंने, उधर से रातों रात उसी गाड़ी में पिथरागढ़ भेज दिया। एक ग्लूकोज चढ़ाया वहाँ, फिर सुबह पहुंचा 5 बजे। उन्होंने साहब आपके 16 टाँके लगे, कितने लगे पूरे ऊपर को। हाँ उस समय आप जब घायल हुए थे तो आपकी फोटो आई थी अखबार में, और मैं उस समय था बागेश्वर पे, एक लपट लगा था वहाँ। अच्छा। मैं उस पे उसको मारने पे लगा था उस समय। तो मैंने सुबह जब अखबार देखा था तो एक पूर्व सैनिक को बाघ ने किया घायल, पिथौरागढ़ से। हाँ तब देखा था मैंने उस समय। चलो शुक्र है आप उस समय आपको पता चलेगा। हाँ सर, ये धारे से 1 2 3 तो इसी धार में है। ये नीचे घराड़ बोलते हैं, भूलिया बोलते हैं। ये आप देखो तो ये पढ़ो तो ये है इसकी लिस्ट। हाँ सर, ये 16 आदमी है। शिमानो ये उधर का है, मतलब इसका आधा हिस्सा इसका इधर वाला था, ये धार है ना ये। हाँ सर। तो आधा हिस्सा इसका यहाँ था इधर, हाँ सर। और आधा हिस्सा इसका पीछे, इसके पीछे वाले की तरफ था। ये फिर थल साइड उस साइड को, उसके ऊपर वाले हिस्से पे। क्योंकि मैं भी लगा रहा हूँ ना कि उस समय हम बहुत जल्दी में थे। ये बरम बचूड़ी, वो नीचे भूलिया है। हाँ, वो घराड़ की दुकान से जा रहा था, बोलते हैं वो रास्ते में मार दिया उसको भी। और एक क्या बोलते हैं, घुरवा बोलते हैं, नाम तो क्या है इसका, एक इधर ही। उसके बाद उसको मारा, उसके बाद इसको मारा। किशन भाई एक चीज और है, आपको जैसे इसके अनुसार नाम पता है कुछ लोगों के? सर एक तो उमेद हो गया, एक उमेद, एक ये फिर ये होगा, ये अगस्त का होगा उमेद का शायद। एक 13 साता में भी तो खाया था। हाँ साता में भी खाया था। शालवे में सारा, शालवे वाले है, उमेद को शालवे में दिखा रहेगा शायद उन्होंने। ये शालवे में सारा क्या, एक घायल है आपका होगा सर उसमें। अच्छा, हाँ दूनी गाड़ा ये ऊपर
ऊपर यही जो ऊपर है। उसके बाद नाम पता नहीं चल पा रहा है। ये कितने हो गए? 16 है। और 17वां मेरा नंबर था, फिर 17वां आपका फिर नंबर था। 18वां ये इसको भी मार ही दिया। मैं बच गया सर, नहीं बचा नहीं उसके हाथ से कोई। बचा नहीं वो उसके तो हाथ थोड़ा से। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो थोड़ा सहारा उसका मिल गया ना, जब उसने सीधे जंप इधर किया। भाग भाग तो हो ही रही थी, मैं चिल्लाया, उसे हाथ पता नहीं, अभी ये अंगुली तो ऐसी है तो ये तोड़ी दी। तो उसके बाद वो उस तरफ चले गया। बोलते हैं शेर का फर्स्ट झटका अगर वो हो गया तो वो ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ जाता था। फिर जब दूसरा मारा उसने सीधा इधर से, वो आंख बच गई, मतलब थोड़ा वो नाखून अंदर जाते आंख बाहर कर देता है। फिर उस वहां से उसने टॉर्च लगाया, उसने भी एक ही बार बड़ा भाग बोला तो अंदर ही काफर हो गया और टॉर्च नीचे गिर गई उसकी। तीसरा गया, फिर चौथे में वो नीचे चले गया। तब तो ये फैमिली वो लाठी लेके मतलब हल्ला किया होगा इसने भी, तो मतलब वो थोड़ा डर जैसा गया, पता नहीं नीचे को गया। उसके बाद में भी पूरा खून 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 हो गया था ये। अब यदि आप उस दिन थोड़ा ज्यादा पी लेते तो मैं खत्म था साहब, तब एक झटके में वो गिरा देता आपको। अरे नशे में क्या करता आदमी। वो तो मैं बोल रहा हूँ, भगवान ने ऐसी मत्ती दी कि मैं शर्मा से आया। किशन भाई ऐसा है ना, क्योंकि उसने घटना वहां की थी। मेरे समझ से आप भी उस दिन कुछ चिल्ला रहे थे शायद जोर जोर से। सब चिल्ला तो क्या रहा होगा, मैं उसे मैं बोल रहा हूँ, उसने मैंने दारू ही नहीं पी थी। मतलब 100-150 मर लाया होगा ज्यादा उसे भी वो है बोल के। वो खाना खाए, मैं इधर पेशाब गया था, इधर ही जा रहा था अंदर को। अच्छा तो जा रहा था तो पता नहीं मैं क्या चिल्लाया, मैं नशे में तो था नहीं ज्यादा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जिस दिन आया मैं घी लेने वाला था घर में, उस दिन ये लोग रोटी वोटी खा के रोजाना सो जाने पीछे किसी साइड बता भी सब नीचे चले गया। तो होनी होगी ना उस दिन, अगर मैं नशे में होता तो खत्म बढ़ा देता वो। तब तो पूरा गिरा, फिर जमीन में नहीं गिरा, मतलब मैं खड़ा खड़ा रहा। अगर ज्यादा नशा होना, एक झटका मारने से नशे वाला तो कहीं चले जाता है, तो सीधे गिर जाना था। वो तो 4 जंप करने के बाद में जमीन में नहीं गिरा। गिरते तो वो सीधे सीधा मतलब वो जैसे मतलब नहीं इस साइड से ऐसे जा रहा था, ऐसे पकड़ता इधर पकड़ता ना, वो ठीक मैं अंदर को जाना, उसने पीछे से जंप करना। ठीक है ऐसी। उस दिन भी तो मैंने बोला इसको खड़ा करो यार 2-3 लग के, मैं बोला इसके हाथ इधर थे, सब किया तो था उधर उसी में। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो उस गुलदार से बचे हुए हैं जिसने 16 लोगों का किल किया था। बहुत बहुत किशन भाई, अब हम चलते हैं थोड़ा उस पोर्शन को भी देखते हैं जहाँ पे इसको हमने शूट किया था, और जब हमारी ये वीडियोस आएगी तो तब दर्शकों को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कि उनके साथ क्या घटना हुई थी। दोस्तों सुबह जब मैंने पेपर खोला तो पेपर से पता चला कि एक रिटायर्ड फौजी को उस गुलदार ने फिर घायल कर दिया है, और वो हल्द्वानी चिकित्सालय में उनकी फोटोज भी उसमें आई थी। तो मैंने जब देखा तो मेरा एक दिल कर रहा था क्यों ना मैं इस आदमखोर को मारने के लिए डेडी हाट चले जाऊं। दोस्तों मैंने वन विभाग को रिटर्न दिया और मैं वहां से घर आ गया। दोस्तों इस गुलदार को 4 तारीख अगस्त को आदमखोर घोषित कर दिया गया, और डॉक्टर प्रशांत देहरादून से इनको वहां बुला दिया गया, मुझसे संपर्क किया गया, और मैंने भी 9 तारीख तक वहां पहुंचने के लिए हामी भर दी। मैंने जॉय वकील को भी फ़ोन किया कि चलो एक साथ चलते हैं, और क्योंकि एक शिकारी से बदला 2 शिकारी ठीक रहेंगे, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से जैसे हमने फ़ोन द्वारा पता चला था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए जॉय वकील भी पौड़ी से वहाँ के लिए चल दिए। दोस्तों हम यहाँ से बागेश्वर, बागेश्वर से कांडा, और कांडा से कामेरी देवी पहुँचे, क्योंकि कामेरी देवी मैं इससे पहले वहीं पे था, यानी लगभग 2-3 तारीख तक मैं वहीं था, और उसके बाद फिर दोबारा उस एरिया पे मैं जा रहा था। वहाँ से कोतमान्या और उससे आगे मैंने ये वाला एरिया देखा नहीं था। जब मैं चौकोड़ी पहुँचा तो मैं वहाँ से जो हिमालय की रिज और उसके सामने जो थल वाला एरिया था, थल के पीछे वाला जो एरिया दिख रहा था, उसको देख के दंग रह गया। ये प्रकृति ने इसको
ऐसा सौंदर्य दिया था कि जिससे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चौकोड़ी में बहुत सारे होटल और बहुत सारे रिजॉर्ट, होम स्टे बने हुए हैं। चौकोड़ी से ये रोड सीधे उढारी बैंड तक डाउन, और उसके बाद वहाँ से एक सड़क जो है वो बेरीनाग के लिए चल देती है, और ये रोड उढारी बैंड से घूमकर सीधे डाउन में नीचे नाले पे थल पहुँचती है। थल मार्केट देख के लग रहा था कि वास्तव में ये थल मार्केट है और थल की मच्छी पहले से प्रसिद्ध थी। दोस्तों, अब हमें अंधेरा हो गया था। थल से जब हम लोग घोरपाटा के लिए गए, क्योंकि सांदेव और घोरपाटा एक ही जगह का नाम है, वहाँ हमारे रहने की व्यवस्था की गई थी। जब हम लोग उस एरिया के लिए गए तो थल से अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में हमने देखा कि हम घने जंगलों के बीच होते हुए लगभग 1 घंटे बाद घोरपाटा पहुंच गए। जॉय के साथ दयाल, मेरे साथ बीरी, और उनके साथ एक उनके बगल में रहने वाले नौटियाल गुरुजी भी थे। शायद गाड़ी में जब वो इधर आ रहे थे तो रास्ते में भी उन्होंने पूरी ड्रिंक कर ली थी, और उसके बाद जब हम लोग घोरपाटा बंगले पे पहुंचे तो नौटियाल को भयंकर नशा हो गया था, यानी उनसे खड़ा भी नहीं रहा जा पा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर प्रशांत और उनके साथी, जो शायद उस समय सर्चिंग पे गए थे, वो भी पहुंच गए और उनसे बातचीत हुई। तो मैंने सोचा कि ये नौटियाल को देख के सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे शिकारी है, अभी से इतना इनको नशा है और ये कैसे मारेंगे, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत से उस समय मेरी पहली मुलाकात थी। और दोस्तों, एक साथ खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा कि 2-3 दिन आप रुक जाओ और उसके बाद अपने व्यवहार साझा करेंगे, आपस में रह के व्यवहार उनका ट्रांसफ़र होगा, ये पता तो चलेगा कौन आदमी किस प्रकार से, किस अनुभव के साथ आदमखोर को ट्रैक करता है। परंतु डॉक्टर प्रशांत कह रहे थे कि हमको यहाँ 3-4 दिन हो गए हैं और मेरा काम है, इसलिए वे सुबह उठ के वहाँ से चल दिए। दोस्तों, जब हम सुबह उठे तो हमें पता चला कि जो सांदेव या घोरपाटा जो छोटा सा दुकानों का एक बाजार जैसा है, उस बाजार में एक गाय को गुलदार ने पकड़ लिया है, और बाजार में ब्लड था। और उसके बाद डीडी हाट की ओर लगभग 20 या 30 मीटर उस सड़क पे ले जाने के बाद उसने गाय को मार के जो बाजार वाला नाला था उसमें डाल दिया था। वह हमें संकेत दे रहे थे गुलदार कि आप ये न सोचें कि यहाँ केवल आदमखोरी है, बल्कि यहाँ हम भी हैं। उसको निरीक्षण करने के बाद पता चला ये गुलदार शायद इसी घोरपाटा में ही रहता है और यही इसकी कार्यस्थली है, इसलिए इस पे मचान बनाने का सवाल ही नहीं था। फिर भी जॉय वकील और दयाल रात को 9 बजे तक इस पे बैठे रहे, परंतु गुलदार इस बॉडी पे उस दिन नहीं लौटा। दोस्तों, हमने सबसे पहले फॉरेस्ट वालों से जितनी घटनाएं अभी तक हुई थी उन सब का ब्यौरा मांगा, और मैंने उनसे कहा कि आप एक नजरी नक्शा हमें बना के दें, जिससे हमें पता चल सके कि कितने तारीख को इस गुलदार ने किस स्थान पे और किस जगह वारदात की। और तुरंत उन लोगों ने उसकी जितने भी तारीख, जिस तारीख को जिस गांव में इसने घटना की, वो और उसका एक नजरी नक्शा बना के हमको दे दिया। जब हमने इस मैप को देखा तो हमें पता चला कि ये गुलदार बहुत लंबे रूट पे चल रहा है, और इसकी बहुत सारी घटनाएं 4 महीने बाद, 11 महीने बाद ऐसी हो रही है। यानी ये गुलदार आवश्यकता से अधिक चालाक और
बहुत लंबी दूरी तक चलने के बाद वारदात कर रहा है। और उसके बाद हम लोग उस क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए। उस क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद मैंने देखा कि ये तो लगभग 15 किलोमीटर के लगभग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें नीचे की ओर चीड़ के जंगल, ऊपर की ओर माच के जंगल हैं। बीच में एक रिज है, जिस रिज के इस ओर इसने पहली और 2 तारीख को किशन सिंह पे अटैक किया, वो वाला क्षेत्र है। और दूसरी ओर जहाँ चलमोड़ी, सनखेत, सिमार, ये वाला पोर्शन है। और वो वाला एक साइड से दूसरी साइड नहीं दिख रहा था। इस एरिया को देख के मैं भौचक्का रह गया कि इतने बड़े क्षेत्र में हम इस गुलदार को कैसे ढूंढेंगे। या तो ये कोई घटना करे, तब हमें इसकी लोकेशन का पता चलेगा, और नहीं तो ये भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा कार्य था। फिर भी जहाँ लेटेस्ट घटनाएं थी, मेरा ध्यान उस ओर चला गया और मैं चौबाटी, यानी चौबाटी से ही उमेद सिंह को गुलदार जब मारा था तो वो चौबाटी से ही अपने घर जा रहा था। और श्यालदे भी ठीक शालवे इस चौबाटी के नीचे था। यानी चौबाटी से यदि हम चारों ओर इस समय वर्तमान समय में यदि हम चौबाटी के अगल बगल के गांवों में सर्च करें तो हमें यह गुलदार दिख सकता है। फिर भी नीचे तलहटी में पूरे गांव थे, ऊपर पूरा बांज का जंगल था। गांव छुटपुट 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 कहीं पे बसे हुए थे और उन गांवों पे इसका हमला था। वो श्यालवे जहां फौजी को घायल किया था, जब मैं वहां के लिए जा रहा था तब तक जो फौजी भाई थे वो हॉस्पिटल से वापस आ गए थे और चौबाटी में वो हमसे मिले। उन्होंने अपने घावों को दिखाया तो उनका पूरा शरीर जो था इस गुलदार ने फाड़ दिया था। बहुत टाँके लगे हुए थे और कुछ घाव अभी ठीक नहीं हुए थे। उसके बाद मैं जब श्यालवे के ऊपर पहुंचा तो हम लोग जब उस रूट पे चल रहे थे तो हम वही देख रहे थे कि प्रत्येक रोड जो थी उस समय ये कच्ची थी ऊपर के लिए, बाकी मुआनी से ये पक्की होगी। प्रत्येक जहाँ पे बैंड है उस बैंड पे जो रोड का कर्व है उस पे घास के मैदान है और उन मैदानों में प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास सारे बैंडों पे हैं। इससे लग रहा था कि ये लोग इस सड़क के किनारे बैठकर शराब पी रहे होंगे और उसके बाद जो इस रोड से अनेक गांवों के लिए जो रास्ते कट रहे थे उसके बाद ये अपने अपने रास्तों पे जा रहे हैं। श्यालवे के ऊपर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जगह पे गुलदार द्वारा क्रैश दी गई है। तो हमने उस क्रैश को ध्यान से देखा तो वो क्रैश पुरानी भी थी और नई भी। यानी ये गुलदार इस जगह पे अक्सर बैठता है। क्रैश बहुत बड़ी चौड़ी भी थी। इससे लग रहा था कि ये गुलदार एज में बहुत बड़ा है और इसके शरीर से लग रहा है कि ये गुलदार काफी बड़ा। और उसके बाद मैं उस मैदान के पीछे वाले जो रास्ता जंगल की ओर जाता है, जब मैं उस रास्ते पे गया तो मैंने देखा उस रास्ते से एक गुलदार लगभग हर दिन आया है और गया है। गुलदार की क्रैश इतनी बड़ी है कि लग रहा है कि ये लगभग 12-13 साल का कोई मेल गुलदार होगा। संभावना थी कि शायद यही गुलदार आदमखोर होगा। फिर भी एक बार इसको देखना जरूरी था कि वास्तव में यही आदमखोर है या अन्य है,
क्योंकि हम इस क्षेत्र के लिए एकदम नए थे। बाकी जॉय वकील इस इलाके के नीचे के गांवों पे, जो नीचे के गांव थे, चलमोड़ी, कुमराड़ा, कुमाल गांव, इन साइडों पे लोगों से पूछ रहे थे कहाँ कहाँ घटना हुई। मैप तो हमारे पास था, परंतु हमको गांव का पता नहीं था कि मैप में दिखाया गया ये गांव कौन सा है। इस मैप में सबसे चौंकाने वाली एक बात और हमने देखी थी कि तुरगोली और सांता ये यहाँ से बहुत दूर थे, और तुरगोली में इसने 3 घटनाएं की थी, माला झूला में इसने घटना की थी, छाता में इसने घटना की थी, परंतु वर्तमान समय में ये उस एरिया में नहीं था। यानी ये इस समय बांज वाले जंगलों में ये गुलदार था, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम था और जाड़ों में, क्योंकि वो जो घटनाओं का हम विवरण देख रहे थे उससे हमें लग रहा था कि जाड़ों में ये इस जो तुरगोली वाला पोर्शन है उस पे रह रहा था। और दोस्तों, क्रैशों को देखने के बाद मैं और वीरेंद्र हमने ये सोचा कि यदि हम इस एरिया पे किसी कचड़े को बंधवा दें तो ये गुलदार इस कचड़े को मार देगा, और हमारे पास केवल एक ही चांस है कि हम गुलदार को कम से कम देख तो लें कि ये गुलदार कितना बड़ा है, क्या यही मैनीटर है। इससे पहले जहाँ पे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे ये गुलदार इस रिज से आने के बाद ठीक यहाँ पे पहुँचता था, और उसके बाद वो यहाँ पे पोटी करता था। वो आगे वाले जो गेट दिख रहा है वहाँ पे जो बैंड है वहाँ पे पोटी करता था, और वहीं से ये मूवमेंट के लिए आज उसको कहाँ जाना है ये मूवमेंट ये करता है। ये सड़क है, सड़क के बिल्कुल इस कॉर्नर पे बैठ के ये लगातार पोटी उसने क्रैश दिए थे। ठीक उसके नीचे फौजी भाई का घर था, और ठीक उसके ऊपर इसने उमेद सिंह को मारा था। यानी ये लग रहा था कि ये गुलदार यहीं से कहीं ऑपरेट कर रहा है। और उसके बाद वन विभाग द्वारा एक कचड़ा जहाँ पे हम कह रहे थे वहाँ पे बंधवा दिया गया। दोस्तों, इस बीच हम लोग अनेक जगह रहने के लिए हम घोरपाटा आते थे, और उसके बाद हर जहाँ जहाँ इसने घटना की थी उस क्षेत्र को सर्च कर रहे थे, परंतु बांज के जंगलों से अनेक गांवों को जोड़ने वाले जो रास्ते थे वो बहुत लंबे थे। यानी आप यदि इस प्रकार से उस गांवों का छानबीन करेंगे, उन गांवों तक पहुंचेंगे, उन गांवों में जहाँ जहाँ इसने घटना की, तो हमको कम से कम 20-30 दिन लग जाएंगे। तो हमने अपना ध्यान केवल जो शालबे के ऊपर वाली क्रैश थी उसी पे दिया, और जॉय वकील क्योंकि उनका तरीका अलग था, वो केवल मचान का ही यूज़ करते थे। एक बकरा लिया और अनेक गांवों में उस बकरे को बांध के वो बैठ जाते थे। परंतु मेन है कि इस प्रकार की जो गुलदार को ललचाने के लिए और गुलदार को मारने की जो तरकीब है वो 50-50 ही सफल होती है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में कहीं भी गुलदार हो सकता है, और कहीं भी गुलदार बकरे पे, जब बकरा है तो बकरे पे तो आएगा ही। इसलिए 50-50 चांस थे कि ओरिजिनल गुलदार ही मारा जाए। फिर भी वो अपना काम कर रहे थे, और हम लोग इस पे आस लगाए हुए थे कि गुलदार इस कचड़े को मारेगा तो एक गुलदार को देखने के चांस हमें मिल जाएंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि ये गुलदार ही आदमखोर है या ये गुलदार कितना बड़ा है। हमें ये लग रहा था अपने अनुभव के हिसाब से, जो इतने सालों से घटना कर रहा है, ये गुलदार लगभग 12-13 साल से ऊपर का होगा, और मेल गुलदार होगा और बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह वन विभाग ने हमें सूचना दी कि सर, कचड़े को गुलदार ने मार दिया है और वहाँ पे कचड़ा नहीं है। तो हम सभी लोग तुरंत गाड़ी से उस जगह पहुँचे,
क्योंकि जहाँ पे हम पहुंचे तो वहां से जहाँ पे हमने कटला बांधा था उसी के नीचे सड़क थी और सड़क के बाद पूरी ढलान वाला एरिया था। शायद मैं वीडियो भी लेके आया हूँ तो मैं वीडियोज में भी आपको समझा रहा हूँ, उसमें उसी स्थान का वीडियोज है। तो हम सारे लोग नीचे, बहुत झाड़ी झंकार थी, तो हम नीचे की ओर उस कटड़े को ढूंढ रहे थे, परंतु मुझे लग रहा था कि कटड़ा तो बहुत बड़ा था। यदि वो इस भैंस के बच्चे को नीचे खींच के ले गया होगा तो कहीं ना कहीं घसीट के निशान तो होंगे। तो कहीं हमें घसीट के निशान नहीं दिखाई दिए। 1 घंटे से ज्यादा समय हमको बीत चुका था। हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये गुलदार इस कटड़े को ले कहाँ गया है। वीरेंद्र जो मेरे साथ गया था, वो ऊपर की ओर जब गया तो उसको एक जगह पे कटड़े के जो पांव, यानी जहां उसके रहने का स्थान था, वो उसके पीछे वाला पोर्शन था और वहीं को वो कचरा उठा के ले गया। और जब वो डाउन में ले गया तो वो सीधे उसको घसीटते हुए ले गया। कटड़े का जो हमने किला था वो किला कमजोर था, क्योंकि जब उसने कचड़े को खींचा तो वो किला निकल चुका था और वो किला भी उसके साथ घिसिट रहा था। और मेरे को लग रहा है वो कटड़े के निशान नहीं बल्कि उस किले के घिसने के निशान वहां पर पड़ने के कारण ही हमको पता चला कि ये कटड़े को ऊपर ले गया है। दोस्तों, ये वही मैदान है। इस मैदान में हमारे द्वारा 1 अक्टूबर में इस गुलदार को ललचाने के लिए कटड़े बांधे थे। मैं आपको यहाँ पे जाके बताता हूँ कि हमने कचरे किस पेड़ पे बांधे थे और किस पेड़ पे हमारे द्वारा मचाने बनाई गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। लेवल इधर लगा रहे दोस्तों, जब गुलदार को ललचाने के लिए जो कटला बांधा गया था वो इस पेड़ पे था। उस समय ये जमीन थोड़ा और चौड़ी थी और हमारे द्वारा यहाँ पे इस पेड़ पे इस कचड़े को बांधा गया था। उसके बाद जब हम सुबह, हमें मैसेज हुआ कि वहाँ पे कटड़ा नहीं है, ये गुलदार उस कटड़े को उठा के ले गया है, तो हम यहाँ से नीचे उस पोर्शन पे उसको ढूंढा था हमने उस समय, परंतु वो इस कचड़े को, क्योंकि उसका किला जो था वो निकल चुका था, और उसके बाद उसको उठा के वो यहाँ से ऊपर और उस टॉप पे, उसके बाद सीधे उस टॉप से और उस रिज से उसको नीचे ले गया था। इस गुलदार के जो छुपने के जो स्थान थे वो ठीक इस रिज के पीछे थे। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मैदान था और इस मैदान के इस साइड को बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, जिसको हमारे द्वारा जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता चला था कि इसके नीचे गुफाएं हैं और ये गुलदार यहाँ नीचे उन गुफाओं में रहता था। शाम के समय वो इस रिज पे निकल करके इन जगह से उन जो लोग घरों को आते हैं उनको ट्रेस नीचे ले जाने में कम से कम 200-250 मीटर नीचे ले जाते जाते एक पेड़ पे उसकी जो किला था वो ऐसे फंस गया और वहां से आगे गुलदार उसको नहीं ले जा पाया। वहां पे कटड़े की बॉडी देखने के बाद हम लोगों ने तुरंत फैसला किया कि यहीं पे एक जो नाला था उस नाले में तुरंत हम लोगों ने जो लकड़ियां थी और जो टहनियां थी वो काटी। फॉरेस्ट वाले भी हमारे साथ थे, उन्होंने फटाफट वो लगा के 1-2 लूप हॉल बना दिए और उसके अंदर से केवल जहाँ पे उसकी बॉडी थी कटड़े की वो केवल 20 मीटर दूर थी। यानी यदि गुलदार आता है तो उसकी मौत डेड श्योर थी और उसको अच्छी प्रकार से देखा जा सकता था कि वो कितना बड़ा है, क्या है। बाकी सारे लोग चले गए और मैं, दयाल, जॉय हुकील उस गुफा के अंदर 3 बजे बैठ गए। वीरेंद्र ऊपर रोड पे गाड़ी पे बैठा हुआ था। दोस्तों, उस जो गुफा हमने बनाई थी उस नाले में, बरसात के मौसम में बहुत सारे कीट पतंगे उसके अंदर थे। वे इतना काट रहे थे कि आदमी वैसे भी परेशान हो जा रहा था। उस नाले में जोंकें बहुत थी, फिर भी हम लोग
समय का इंतज़ार कर रहे थे। हमें मालूम था कि जंगल वाला एरिया है और गुलदार जल्दी यहाँ आ जाएगा। दोस्तों, लगभग 5 बज गए थे। मेरे मुंह में रजनीगंधा की सुपारी थी और वो मेरे गले में फंस गई। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और मैं खांसता हूँ तो गुलदार को दूर तक सुनाई देगा, वो समझ जाएगा इस जंगल में कोई चीज़ आई है। और मैं जॉय वकील और दयाल को ये कहकर कि मेरे गले में खांसी मुझे आने वाली है और इसलिए मैं यहाँ से बैठ नहीं पाऊँगा, और यदि मैं यहाँ बैठा रहा और ठीक गुलदार के आते समय मुझे खांसी हो गई तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। गुलदार चाहे कोई भी मारे, मरना तो गुलदार चाहिए आदमखोर। और इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप उठा और मैं सड़क पे आ गया। अब वहाँ पे केवल जॉय वकील और दयाल बैठे हुए थे। दोस्तों, लगभग 6:20 पे गुलदार उस जो उसके द्वारा जो शिकार किया हुआ कचला था, चारों ओर रेखी के बाद धीरे से वो अब उसकी ओर बढ़ने लगा। जॉय वकील और दयाल क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए थे तो इन दोनों को जैसे झपकी जैसे आंखें बंद करके ये लोग बैठे हुए थे। तभी दयाल ने जॉय वकील पे अंगुली लगाया कि लेपर्ड आ गया है। तो जब लेपर्ड बॉडी पे पहुंचा तो जॉय वकील ने अचानक शायद लेपर्ड को देखा और उनकी हार्ट बीट बढ़ गई। लेपर्ड बहुत बड़ा था। राइफल उन्होंने आगे की और उस पर फायर कर दिया। मैं ऊपर फायर की आवाज़ सुनकर खुश हो गया कि चलो लेपर्ड मर गया है। परंतु जब मैं ऊपर से नीचे की ओर आया तो वो कह रहे थे कि इसको गोली नहीं लगी। मैं बड़ा ताजुब था, 20 मीटर पे गोली नहीं लगी, ये भी कोई बात हुई? बोला हाँ, ये तो पता नहीं कैसे हो गया कि गुलदार को गोली ही नहीं लगी। और दोस्तों, गुलदार वहां से नीचे की ओर भाग गया। मैं आज एक चीज सोचता हूँ, क्योंकि यदि मैं उस दिन उठ के ऊपर नहीं आता तो गुलदार तो नहीं, परंतु ये गुलदार हमारे साथी जो रोड पे अकेला था और उसी सड़क से ये गुलदार और गांवों को टच करता था या और गांवों की ओर जाता था और रेखी के लिए इसी धार पे ये आता था। वहीं से वो देखता था कि इस धार के अगल बगल रास्तों से या रोड से कौन कौन आ रहे हैं, और यदि उसके लायक आदमी होता तो वो उसका शिकार कर देता था। और यदि हम नीचे बैठे रहते और ये गुलदार पक्का रेखी करने ऊपर आया होगा, और ऊपर जब इसने हम 2 आदमियों को देखा तो वो फिर अपने शिकार पे लौट गया होगा। और काश यदि मैं नीचे होता तो हो सकता है कि वो उस दिन वीरेंद्र को अपना निवाला बना देता, क्योंकि वीरेंद्र गाड़ी में तो बैठा नहीं था और रोड पे किनारे उस मैदान के किनारे एक जगह में बैठा आराम से एक प्रकार से धूप सेक रहा था, क्योंकि हल्की धूप जब तक थी, बरसात का मौसम था, हल्की धूप थी और आराम से मोबाइल पे अपने जो गाने और वो देख रहा था। यानी यदि मैं ऊपर नहीं आता तो वीरेंद्र का 100% था कि ये गुलदार उस दिन हमारे साथी को शिकार बना देता। इसलिए ईश्वर ने शायद ये सोचा कि गुलदार को तो बाद में भी मार लेंगे, पहले अपने साथी को बचा लो, और इसीलिए मुझे उस खांसी के बहाने ऊपर भेज दिया। और दोस्तों, उसके बाद हम लोग अंधेरे में रोड पे पहुंचे और गाड़ी में बैठ के घूर पाटा निकल गए। अब हमारे पास केवल ये था एक चांस कि क्या पता यदि गोली लगी होगी तो ये कचरे के बॉडी पे नहीं आएगा, यदि गोली नहीं लगी होगी तो रात को ये फिर कचरे की बॉडी पे आएगा। हम लोग रात खुलते ही सुबह हम गाड़ी लेके फिर वहाँ पहुँचे, और नीचे जब हम नीचे पहुँचे तो हम दंग रह गए कि उसने कचड़े की अधिकतर जो मांस था वो खा लिया था।
उसके बड़े बड़े जो पग चिन्ह थे वो बरसात के कारण जो मिट्टी दलदली थी उसमें साफ नजर आ रहे थे और लग रहा था कि ये एक मेल गुलदार है और लगभग 14 साल से ऊपर का है। जब उससे जमीन में जब वो जहाँ उसके पग चिन्ह आ रहे थे जमीन बहुत दब रही थी, इसका मतलब इसका शरीर और वेट भी बहुत ज्यादा है। ये देखते ही कि इसने फिर ये रात को आया है अथवा इसको गोली नहीं लगी। और आज दूसरे दिन मैं और वीरेंद्र ठीक 3 बजे हम लोग उसी नाले में, उसी मचान पे, जो मचान तो क्या थी, नाले में जो छुपाव था उसके अंदर बैठ गए। वही अनेक प्रकार के कीड़े इधर उधर से आके काट रहे थे। हमें पता था कि कल ये लेपर्ड इस जंगल में 6 बजे आ गया था। 6 बजे माने धूप में आ गया था, पूरी धूप रहती है 6 बजे तक। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक ये पहुंच ही जाएगा और आज ये पहुंचा तो इसका बचना नामुमकिन है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 7 बज गए, लेपर्ड नहीं, 8 बज गए और इस घाटी में कोहरा छाने लगा। धीरे धीरे इस घाटी को पूरे कोहरे ने अपनी चादर में लपेट लिया। अब हमें कटड़े की बॉडी भी नहीं दिख रही थी, फिर भी हम लोग आशा में थे कि कोहरा छटेगा और गुलदार यदि उस बॉडी पे आता है तो हड्डियों की चटक चटक आवाज से हमें महसूस हो जाएगा कि गुलदार आ गया है। 9 बज गए, 10 बज गए, परंतु न गुलदार आया और न कोहरा छटा। दोस्तों, मैंने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र चलो निकलते हैं, बहुत देर हो गई है, क्योंकि ये तो घाटी है, यहाँ तो गुलदार को लगभग उसी के घर पे हम लोग हैं, तो इसको यहाँ तो 7 ही बजे आ जाना चाहिए था। ये तो बहुत देर हो गई है, 10 बज गए हैं। और मैं और वीरेंद्र वहाँ से उठ के बाहर निकले। हमने लाइट मारी तो लाइट कोहरे में हमें 5 मीटर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमें अब वहाँ से सीधे 250 मीटर ऊपर चढ़ना था और उसके बाद उस मैदान तक पहुँचना था और मैदान के बाद सड़क पे हमारी गाड़ी थी। तो हम लोग जैसे तैसे ऊपर की ओर चढ़ाई पे चढ़ने लगे। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे। वीरेंद्र आगे से सर्च लाइट कर रहा था, परंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल जो फोकस लाइट थी वो कोहरे के कारण पूरी सफेद हो गई थी। दोस्तों, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमसे लगभग 10 या 15 मीटर पे कोई मूवमेंट हुआ है। मैंने अपनी जेब से छोटी वाली सेल वाली जो टॉर्च मेरे पास थी और उस पे जो बल्ब था वो बल्ब पुराने ज़माने का, यानी हेलोजन लाइट से पीली थी। तो जो मैंने उस लाइट को अपने साइड में मारा तो मेरे को महसूस ऐसा हुआ कि लगभग हमसे 20 मीटर या 30 मीटर पे 2 आंखें हवा में यूं तैर रही है। तो मैंने वीरेंद्र को कहा, वीरेंद्र रुको और इस पे लाइट मारो। वीरेंद्र ने उस ओर जब लाइट मारी तो मैं राइफल उस ओर करता, परंतु हमारे पास तो एलईडी वाइट लाइट थी। वाइट लाइट के कारण हमें कुछ नहीं दिखा, केवल सफ़ेद ही सफ़ेद वहीं पे हमारी लाइट में, वहाँ तक वो लाइट पहुँच ही नहीं रही थी। इतना धूप घना कोहरा जो था, उस कोहरे के कारण हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। अब मुझे ये था कि ये गुलदार को हम जब इस मचान पे या इस गुफा में जब बैठे तो इस गुलदार ने हमको देख दिया था और ये शायद हमारे उठने का इंतजार कर रहा है और ये हमारा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि मैदान से पहुंचने से पहले इन पे मैं हमला कर दूं। मैं वीरेंद्र से कहा कि जितना तेज हो सकता है उतना तेज हम ऊपर की ओर चढ़े और हम बहुत जल्दी जल्दी ऊपर की ओर चढ़ने लगे। दोस्तों, अब हमारे पास वो मैदान केवल 50 मीटर ऊंचाई पे और था, परंतु मैंने सोचा कि यदि हम मैदान तक पहुंचेंगे तो उससे पहले शायद ये गुलदार ऊपर पहुंच जाएगा और क्या पता ऊपर से वो हम पे हमला कर दे। उसी 50 मीटर से एक सीधा ऐसी बटिया जो जाती थी वो उस मैदान के किनारे जहां हमारी गाड़ी थी ऐसे वहां निकलती थी
और ऐसे जाके ऐसे हमको निकलना था। तो मैंने वीरेंद्र को कहा कि ऊपर मत चढ़, सीधे रास्ते पे जितना तेजी से हम भाग सकते हैं उतना तेजी से हम लोग उस बटिया से भागते हुए उस मैदान के किनारे गाड़ी पे पहुंचे। तुरंत हमने गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो सारा बदन था वो पसीने से तरबर हो चुका था। वीरेंद्र ने मुझे पूछा, भाई साहब हुआ क्या? अरे वीरेंद्र, मैंने कहा तुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो लेपर्ड हमारे साइड से हमसे ऊपर पहले मैदान में आना चाह रहा था और इसलिए मैंने तुझे कहा कि बहुत तेजी से भागो। और दोस्तों, क्योंकि कोहरा छटा नहीं था, डर के मारे बुरे हाल थे। दरवाजा हमने शीशे लॉक कर दिए और गाड़ी स्टार्ट की। जब हम वहाँ से लगभग 100-150 मीटर ऊपर रोड पे आ गए, तब जाके हमारी सांस में सांस आई। लग रहा था कि शायद इस कोहरे का फायदा उठा के गुलदार आज हम पे हमला कर देता, परंतु शायद ऊपर वाले ने मुझे ये बुद्धि दे दी कि मेरी जेब में वो पीली वाली लाइट वाली टॉर्च रही, जिससे मैंने गुलदार की आंखें देख ली। यदि वो टॉर्च नहीं होती तो वाइट लाइट से हमें उसकी आंखें नहीं दिखती और हमें ये पता नहीं चलता कि गुलदार हमसे पहले मैदान में पहुंचना चाह रहा है। और यदि वो हमसे पहले मैदान में पहुंच जाता तो ये निश्चित था कि जब हम ऊपर की ओर आते तो हमने धीरे धीरे आना था और वो पक्का हम पे वहाँ पे हमला कर देता। परंतु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए शायद हम लोग बच गए। और दोस्तों, लगभग 1 हफ्ते रहने के बाद हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ गैरसैंण से जो 12 साल में नंदा राजजात यानी एक यात्रा जो चलती है, जो त्रिशूली तक और उसके बाद होमकुंड में इसका समापन किया जाता है। ये 19 दिन की पैदल यात्रा है और एशिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा है। 285 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है और वो भी शुरू होने वाली थी अगस्त के अंतिम सप्ताह में। और इसमें 12 साल बाद सम्मिलित होने में अपना प्रत्येक आदमी अपना सौभाग्य मानता है। मैं इससे पहले 1987 और 2000 में इस यात्रा में भाग ले चुका था। अतः 2014 वाली जो यात्रा आ रही थी उसमें प्रतिभाग करने के लिए मैं तैयार था और इसलिए हमको जो ऑपरेशन हम डीडी हार्ट में कर रहे थे उसको बरसात के कारण और उस यात्रा में सम्मिलित होने के कारण बंद करना पड़ा। और दोस्तों, शायद इसका ये भाग भी लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इस घटनाक्रम के अंतिम भाग पर। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।